हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अक्यूट हार्ट फेलियर यानी सडन हार्ट फेलियर की बीमारी के बारे में। बेसिकली हार्ट फेलियर कई तरह का होता है और इसमें इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, सडन और स्लो। सडन हार्ट फेलियर को अक्यूट हार्ट फेलियर माना जाता है और जो स्लो या धीरे से डेवलप होने वाला हार्ट फेलियर है उसे क्रॉनिक हार्ट फेलियर की कैटेगरी में माना जाता है। बेसिकली हार्ट एक ऑर्गन है, एक टिश्यू है जो पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने का इसका काम रहता है। और हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि जब हार्ट अपने ब्लड पंप करने की क्षमता में प्रॉपरली उसकी नहीं रहती और पूरी बॉडी में ब्लड पंप नहीं कर पाता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाता है, यानी एक तरह से अपने काम में वो फेल हो जाता है, तो उसे हार्ट फेलियर बोलते हैं। अक्यूट हार्ट फेलियर में सडन हार्ट का फेलियर होता है जिसकी वजह से सडन सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स होना चालू होते हैं, और क्रॉनिक हार्ट फेलियर में धीरे धीरे करके सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके आती हैं। आज हम ज़्यादातर अक्यूट हार्ट फेलियर के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अक्यूट हार्ट फेलियर किन कारणों से होता है, वो सबसे कॉमन कारण है हार्ट अटैक यानी अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज की बीमारियां, हार्ट का इन्फेक्शन जिसे मायोकार्डाइटिस बोलते हैं, हार्ट में कोई मेटाबॉलिक पैरामीटर्स का गड़बड़ होना जैसे हार्ट का में एसिडोसिस होना, कोई धबकारे की अनियमितता जिसे हार्ट का अरिथमिया बोलते हैं, किडनी फेलियर अगर वो सडनली हो, अल्कोहल की वजह से कोई हार्ट को गति को या हार्ट के पंपिंग को कंट्रोल करने वाली या उसको कम करने वाली दवाएं जिसे कार्डियक डिप्रेसिव मेडिसिन बोलते हैं, कोई नली का सडन डैमेज हो जाने या नली फट जाने की वजह से, या कोई वाल्व का सडन डैमेज हो जाने की वजह से, वाल्वुलर डिस्ट्रप्शन की वजह से, सडन बीपी शूट अप होने से जिसे एक्सेलरेटेड हाइपरटेंशन बोलते हैं, कोई नली में क्लॉट होने की वजह से जिसे एम्बोलिज्म बोलते हैं, और हार्ट के चारों ओर जो एक झिल्ली होती है जो हार्ट को एक जगह पे कन्फाइंड या कंस्ट्रेंट रखती है, उसमें कई बार पानी भरने की वजह से जिसे कार्डियक टैम्पोनेट बोलते हैं, ये कारणों से हार्ट सडनली फेल हो सकता है। क्रॉनिक हार्ट फेलियर यानी स्लोली डेवलपिंग हार्ट फेलियर इसी तरह की बीमारियों से रिलेटेड होता है, पर इसमें प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है। हार्ट का इन्फेक्शन अगर स्लोली अफेक्ट करे या हार्ट अटैक्स या ब्लॉकेजेस धीरे धीरे डेवलप हो तो हार्ट क्रॉनिक हार्ट फेलियर में जा सकता है। हार्ट की वैल्व की बीमारियां हो अगर वो स्लोली डेवलप हो तो वैल्वुलर हार्ट डिजीज की वजह से क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट की जन्म से अगर विकृतियां हो यानी हार्ट में छेद वगैरह हो तो इसमें भी हो सकता है, जिसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। टैकीकार्डियोमायोपैथी यानी हार्ट में लंबे समय तक अगर धबकारे की अनियमितता हो तो हो सकता है। हार्ट के स्नायु की बीमारियां जिसे मायोकार्डाइटिस या कार्डियोमायोपैथीज बोलते हैं। किडनी का प्रॉब्लम जिसे सीआरएफ क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं। डायबिटीज, हाइपरटेंशन अगर लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहे तो हो सकता है, या लंबे समय तक खून की अगर कमी हो तो हो सकता है। अब हम बात करेंगे किन रिस्क फैक्टर्स की वजह से अक्यूट हार्ट फेलियर हो सकता है, यानी पहले से अगर किसी का पंप फंक्शन अगर नॉर्मल हो उसको सडन हार्ट फेलियर किन कारणों से हो सकता है। ज़्यादातर इसमें हार्ट अटैक, इन्फेक्शन, मेटाबॉलिक पैरामीटर्स, सडन किडनी का फेलियर, बीपी बढ़ना, धबकारा बढ़ना या खून की कमी होना, ये सबसे कॉमन कारण है पीछे पहले किसी का नॉर्मल हार्ट हो उसमें हार्ट फेलियर के होने का। और अगर किसी का पहले से हार्ट खराब हो उसमें सडनली कंडीशन बिगड़ जाने के कारण भी लगभग सिमिलर होते हैं। इसमें भी इन्फेक्शन, दवा बंद कर देना, डाइट के रेस्ट्रिक्शंस को ना फॉलो करना, बहुत ज़्यादा नमक वाला खाना खा लेना, बहुत ज़्यादा पानी पी लेना, बहुत ज़्यादा नमक या सोडा का ले लेना, या पहले की अगर पैरामीटर्स में कोई सिग्निफिकेंटली सडनली गड़बड़ हो या कोई इन्फेक्शन या कोई कंडीशन की वजह से हार्ट का जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो गड़बड़ हो जाए तो सडन हार्ट फेलियर पेशेंट्स को डेवलप हो सकता है। हार्ट फेलियर की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे। यूजुअली हार्ट फेलियर अक्यूट अगर होता है तो उसके कॉम्प्लिकेशन में सडनली लोगों के लंग्स में पानी भर जाता है जिससे कि ब्लड का सैचुरेशन कम हो जाता है, इसे डिसैचुरेशन बोलते हैं। कभी कभी धबकारे की अनियमितता हो जाती है, इसे अरिथमिया बोलते हैं। कभी कभार इसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अगर हार्ट के अंदर से कोई क्लॉट निकल के ब्रेन में जाता है तो लकवा कर सकता है, ब्रेन को परमानेंटली डैमेज भी कर सकता है अगर सैचुरेशन बहुत देर तक कम रहे तो। और कभी कभार अगर लंग्स में पानी बहुत ज़्यादा देर तक भर जाए तो वेंटिलेटर की या ऑक्सीजन सपोर्ट की पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन ज़्यादातर हार्ट फेलियर, अक्यूट हार्ट फेलियर में हो सकते हैं। सिम्टम्स में ज़्यादातर व्यक्ति को सडन सांस फूलना, छाती में भारीपन लगना, धड़कन बढ़ जाना, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना, चक्कर वगैरह आना, बहुत कमजोरी लगना, इस तरह के सिम्टम्स, छाती में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादातर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स में माना जाता है। हार्ट फेलियर के साइंस में किसी को पाँव में सूजन आ सकती है, ऑस्कल्टेट जब स्टेथोस्कोप से डॉक्टर सुनते हैं तो लंग्स में आवाज़ें आती है, अब नॉर्मल क्रेप्स जिसे बोलते हैं वैसे साउंड्स आते हैं। सैचुरेशन अगर चेक करते हैं तो सैचुरेशन कम आता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है, इसे टैकीकार्डिया और टैकिपनिया बोलते हैं। तो ये ज़्यादातर साइंस होते हैं अक्यूट हार्ट फेलियर के। ज़्यादातर हार्ट फेलियर अगर किसी को अक्यूट और प्रॉपरली मैनेज ना करे तो 5 से 10% लोगों की जान जा सकती है।
सही समय पर सही तरह से अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो इसमें से ज़्यादातर लोगों को बचाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि किन कारणों से हुआ और इसकी कितनी सीवियरिटी और हार्ट फेलियर कितना ज़्यादा सीवियर है और मेडिसिन को असर करने का टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। हार्ट फेलियर में कई बार व्यक्ति की कंडीशन इतनी जल्दी भी डिटोरेट कर सकती है कि व्यक्ति कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में ही वो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ये बीमारी में टाइम मिलना और थेरेपी का प्रॉपर रिस्पॉन्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसकी बात करेंगे इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। इसको इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। पर पेशेंट का हिस्ट्री लेना ज़रूरी है कि उसको क्या तकलीफ है, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिम्टम्स उसको हो रहे हैं जिसकी वजह से उसको हार्ट फेलियर है ऐसा प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर्स जो पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो उसमें साइंस के बेसिस पे जजमेंट किया जा सकता है। इसके बाद जो डायग्नोस्टिक टूल्स है उसमें ईसीजी आता है। ईसीजी स्ट्रेट अवे हार्ट फेलियर को बताता है वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ हार्ट फेलियर की वजह से अगर चेम्बर डायलिटेशन हो या कोई धबकारे की अनियमितता हो या हार्ट अटैक हो तो वो ज़्यादातर ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे पिकअप किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट टूल हार्ट फेलियर को जज करने के लिए वो है हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी, जो कि बेसिकली हार्ट की सोनोग्राफी है। इसमें एक अल्ट्रासाउंड की बीम हार्ट के थ्रू पास किया जाता है और उसको रिफ्लेक्शन जब हार्ट का प्रोब डिटेक्ट करता है, वो इकोकार्डियोग्राफी का प्रोब डिटेक्ट करता है तो मशीन पे हार्ट की एक फोटोग्राफ आ जाती है, एक पिक्चर जैसे आ जाती है। उसमें हार्ट का पंपिंग कैसा है, वाल्व्स की कंडीशन वगैरह कैसी है, ये जज किया जा सकता है और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट किया जा सकता है। ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट टूल हार्ट के फेलियर को जज करने के लिए वो इकोकार्डियोग्राफी है। इसके अलावा छाती के एक्सरे के द्वारा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स मिल सकती हैं, जिसमें कि अगर लंग्स का ये सरफेस अगर बहुत ज़्यादा वाइट दिखने लगे तो कंपेरेटिवली इन्फेक्शन की तरफ वो हार्ट फेलियर की तरफ पॉइंट करता है। कोई लोकलाइज जगह पे अगर वाइट एरिया दिखे तो वो इन्फेक्शन वगैरह की तरफ ज़्यादा पॉइंट करता है। तो इसमें डिफ्रेंशिएशन में भी एक्सरे काफ़ी बार हेल्प करता है। सीटी स्कैन का भी वही रोल है कि अगर डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल हो रहा है कि हार्ट का प्रॉब्लम है लंग्स का, तो सीटी स्कैन भी कई बार हेल्प करता है। एक ब्लड पैरामीटर है एंटी-प्रो-बीएनपी करके, जो हार्ट फेलियर का एक एंजाइम है, जो कि जब व्यक्ति को हार्ट फेलियर होता है तो ये पदार्थ ब्लड में निकलता है और वो पॉजिटिव आता है। अगर ये टाइटर्स एंटी-प्रो-बीएनपी के पॉजिटिव आते हैं, उसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा होती है तो हार्ट फेलियर की तरफ पॉइंट करता है। अगर वैल्यू लेस देन 100 है तो वो हार्ट की बीमारियों के अगेंस्ट पॉइंट है। तो वैसे पेशेंट को अगर सांस फूल रही हो और एंटी-प्रो-बीएनपी नेगेटिव आता है तो वो लंग्स की बीमारी की तरफ पॉइंट करता है, और अगर एंटी-प्रो-बीएनपी पॉजिटिव है तो वो हार्ट की बीमारियों की तरफ पॉइंट करता है। इसके अलावा कभी कभी एंजियोग्राफी की जरूरत पड़ती है अगर किसी को हार्ट की नली का ब्लॉकेज है, पर ये ज़्यादातर एक्यूट हार्ट फेलियर में अनलेस पेशेंट को हार्ट अटैक हो तुरंत नहीं करना चाहिए। थोड़ा वेट करके पेशेंट की कंडीशन स्टेबलाइज हो उसके बाद करना चाहिए। तुरंत करने में कभी कभार जब हम एंजियोग्राफी में जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं उससे हार्ट पर थोड़ा लोड पड़ सकता है और लंग्स में पानी भरने की वजह से कंडीशन बिगड़ भी सकती है। तो इसको थोड़ा सा कई बार वेट करके करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में घर पर क्या चीज़ें करना है उस बारे में बात करेंगे। पहले घर पर ज़्यादातर हार्ट फेलियर को मैनेजमेंट करना मुश्किल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट हार्ट फेलियर डेवलप हो रहा है, उसका सांस फूल रही है या सैचुरेशन कम हो रहा है या पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो वैसी कंडीशन में तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना अच्छा है। अगर ऐसा पेशेंट लेटा हुआ है तो उसको बैठा के रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जब व्यक्ति बैठता है या खड़ा होता है तो हार्ट में एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई नहीं जाता है और एक्स्ट्रा ब्लड लंग्स में नहीं बढ़ता है, तो इसकी वजह से सांस का तकलीफ कंपेरेटिवली थोड़ा कम हो सकता है। व्यक्ति को गहरी गहरी सांसें लेने का बोलना चाहिए। अगर घर पर लैसिक्स या डाइटोर इस तरह के पेशाब बढ़ाने वाली दवाओं अगर अवेलेबल है तो व्यक्ति को दिया जा सकता है। अगर नेबुलाइजेशन का किट अवेलेबल है तो घर पर व्यक्ति को भाप दिया जा सकता है, उससे भी कई बार पेशेंट को बेटर लगता है। उस समय व्यक्ति का बीपी चेक किया जा सकता है। अगर बीपी बहुत ज़्यादा है तो बीपी कम करने वाली दवाइयाँ पेशेंट को दी जा सकती है हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले, ताकि दवाइयों को असर करने का टाइम मिल जाए। अगर किसी व्यक्ति का बीपी ज़्यादा है तो कंपेरेटिवली वो अच्छा साइन है, पेशेंट ऐसे को मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता है। अगर किसी व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा कम है और खासकर बीपी 90 से कम है तो वो पेशेंट के लिए बहुत खराब साइन माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को बचा पाना कई बार ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। वैसे व्यक्ति में कई बार जान जाने का रिस्क कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। अगर आप घर पे बीपी चेक नहीं कर पा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि व्यक्ति का हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं, व्यक्ति शिथिल हो रहा है, मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर पा रहा है, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है, तो वैसे लोगों में कंपेरेटिवली बीपी लो होने का चांसेस ज़्यादा है और ऐसे पेशेंट को बने जितना जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। बेसिकली मान के चलिए कि हार्ट फेलियर में आप बेसिक थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट घर पर कर सकते हैं, पर ज़्यादातर व्यक्ति को बने जितना जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करना जरूरी है और ज़्यादातर लोगों को आईसीयू केयर एटलीस्ट 24 से 48 घंटे तक लगता है। अब हम बात करेंगे हॉस्पिटल एडमिशन और हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के बारे में। ज़्यादातर एक्यूट हार्ट फेलियर में पेशेंट्स को 1-2 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम लगता है। अगर कंडीशन जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाए तो 1-2 दिन में डिस्चार्ज किया जा सकता है। कभी कभार ना रिस्पॉन्ड करे तो 4-5 दिन का स्टे भी हो सकता है, जिसमें पहला 1-2 दिन
व्यक्ति को आईसीयू में रखने की जरूरत भी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि व्यक्ति की कंडीशन कितनी ज्यादा खराब है उस पर। हार्ट फेलियर में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि लंग्स में जो एक्स्ट्रा पानी भर गया है उसको निकालने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, उसके लिए यूरिन बढ़ाने के वाली मेडिसिन दी जाती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बीपी अगर किसी का ज़्यादा हो तो नलियों को डायलेट करने की दवाइयाँ दी जाती है, जिससे बीपी भी कंपैरेटिवली कम होता है और नलियाँ थोड़ी डायलेट होती है तो हार्ट का लोड कम हो जाता है। जिन लोगों को धबकारी की अनियमितता है उसमें धबकारे की अनियमितता को मैनेज किया जाता है। अगर किसी को हार्ट अटैक है तो उसमें हार्ट की नलियों का इंटरवेंशन किया जाता है, पर जैसा कि मैंने कहा कि अगर तुरंत हार्ट अटैक आया हो और लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भर गया हो तो कभी कभार थोड़ा टाइम दवा पर मैनेज करके कंडीशन स्टेबल होने के बाद एंजियोप्लास्टी करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर तुरंत में अक्यूट हार्ट फेलियर में आप इंटरवेंशन कई बार करते हैं तो कंडीशन बिगड़ भी सकती है और लंग्स में ज़्यादा पानी भी भर सकता है, व्यक्ति को वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ सकता है। तो कई बार अनटाइम्ड इंटरवेंशन करने से कंडीशन बिगड़ भी सकती है। अब बात करेंगे किन पेशेंट्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर अगर व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया और लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी भर गया और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सिंपल ऑक्सीजन थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, तो वैसे लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर व्यक्ति को वेंटिलेटर 24 से 48 घंटे तक रखना पड़ता है और ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर अगर किसी को कर दिया तो मतलब वो व्यक्ति नहीं बचेगा। वेंटिलेटर सिर्फ हार्ट को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए रहता है लंग्स में, ताकि पानी निकल जाए और दवाओं को असर करने का टाइम मिल जाए, इसके लिए रहता है। ऐसे समय पर जब व्यक्ति का सैचुरेशन बहुत ज़्यादा कम हो, अगर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत हो और वेंटिलेट ना किया जाए तो जान जाने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो वेंटिलेटर अगर पेशेंट के लिए इंडिकेटेड है और डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो उसको डेफिनेटली करना चाहिए। इसमें कई पेशेंट्स या रिलेटिव्स ऐसा करते हैं कि पेशेंट उन्हें लगता है कि वेंटिलेटर पेशेंट के लिए खराब है और जब वेंटिलेटर करते हैं तो पेशेंट ज़्यादातर मर जाते हैं, तो इसलिए वो कई बार मना कर देते हैं, वेंटिलेटर नहीं करने देते हैं, उसमें कंडीशन पेशेंट की बिगड़ जाती है। तो अगर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो डेफिनेटली ये करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ सेविंग थेरेपी है और काफ़ी पेशेंट्स को वेंटिलेटर करके बचाया जा सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स को 1-2 दिन के लिए वेंटिलेटर लगता है। अगर किसी की कंडीशन नहीं सुधरती है तो प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन भी लग सकता है, पर प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन करने से व्यक्ति को लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस और कंडीशन बिगड़ने का चांस भी कई बार बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह अननेसेसरी पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं या पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखने पर वो लोग अननेसेसरी पेशेंट को ज़्यादा देर तक वेंटिलेटर पर रखते हैं। पेशेंट उस टाइम जिंदा भी है नहीं, उनको पता नहीं चलता है। तो वैसे सर्कमस्टेंस में अगर पेशेंट का हार्ट चल रहा है, बीपी मेंटेन हो रहा है, बॉडी ठंडी नहीं पड़ी है, तो डेफिनेटली वैसे पेशेंट को वेंटिलेटर सपोर्ट पर कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। और अगर एज लॉन्ग एज हार्ट चल रहा है और बॉडी काम कर रही है तब तक डॉक्टर अपनी तरफ से वेंटिलेटर को नहीं निकाल सकते हैं, अनलेस पेशेंट या उसके रिलेटिव्स को इंसिस्ट करता है वेंटिलेटर वगैरह को निकालने के लिए। अदरवाइज वेंटिलेटरी सपोर्ट पेशेंट के लिए कंपलसरी है। और इस टाइम पेशेंट की बॉडी क्योंकि पैरालाइज की जाती है, तो इस टाइम में पेशेंट का बॉडी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो जीवित है या नहीं, कई बार जज करना मुश्किल होता है। तो ऐसे टाइम्स में पेशेंट के और उनके रिलेटिव्स को ज़रूरी है कि वो डॉक्टर्स पर ट्रस्ट करें और रेगुलर बेसिस पर उनसे डिस्कस करें और जहाँ तक पॉसिबल है वेंटिलेटर के लिए मना नहीं करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट में जब वेंटिलेटर की अगर ज़रूरत है, अगर वेंटिलेटर को निकाल दिया जाए तो ज़्यादातर व्यक्तियों की तुरंत मृत्यु हो जाती है। कभी कभी अगर पेशेंट को अक्यूट हार्ट फेलियर होता है तो साथ में किडनी का भी फेलियर हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हार्ट में जो एक्स्ट्रा पानी होता है या लंग्स में एक्स्ट्रा पानी होता है उसको निकालने के लिए किडनी ही एकमात्र जरिया है, क्योंकि पानी पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पे होता है तो उसे किसी और टेक्निक के द्वारा नहीं निकाला जा सकता। तो किडनी में यूरिन के द्वारा ही इसे निकाला जा सकता है। पर ऐसे समय पर अगर किडनी फेल हो जाए तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसे व्यक्तियों में ज़्यादातर 2-3 बार डायलिसिस मैक्सिमम की ज़रूरत पड़ती है। लेस देन 5% पेशेंट्स को इसमें लॉन्ग टर्म या परमानेंट डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति में अगर सडन हार्ट फेलियर हुआ है और बीपी सपोर्ट कर पा रहा है पेशेंट, लेकिन लंग से पानी नहीं निकल रहा है, किडनी सडनली अगर फेल हो गई है तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसे केसेस में डायलिसिस से लॉन्ग टर्म दुष्प्रभाव होने का या प्रॉब्लम्स होने का चांस कम है। डायलिसिस अगर ऐसे में लाइफ सेविंग मेजर की तरह से किया जाए तो पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। पर हाँ, हर केसेस में जहाँ यूरिन एडिक्वेट आ रहा है वहाँ नहीं किया जाता इसको। अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम है, दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वहाँ पे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा हम इसके प्रेसिपिटेटिंग कॉज को मैनेज करते हैं, जैसे अगर धबकारे का प्रॉब्लम है तो उसको मैनेज करते हैं, हार्ट अटैक है तो उसको मैनेज करते हैं, इन्फेक्शन है या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है तो उसे मैनेज करते हैं ताकि दोबारा प्रॉब्लम ना आए। ज़्यादातर अक्यूट हार्ट फेलियर में 90 to 95% पेशेंट्स रिकवर हो जाते हैं और अगर उसकी कॉज को प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो दोबारा तकलीफ नहीं आती है। लॉन्ग टर्म लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन और उसकी थेरेपी देना पड़ता है। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स दवा पर डिपेंडेंट रहते हैं लाइफ टाइम। किसी को बहुत सडन हार्ट फेलियर हुआ और वो बिल्कुल ठीक हो जाए और उसमें दवा का रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसा लेस देन 10% ऑफ द केसेस में होता है।
पर 90 to 95% पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग थेरेपी पे रखना पड़ता है। किसी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की वजह से अगर हार्ट फेलियर हुआ हो, जैसे इन्फेक्शन वगैरह की वजह से, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ हो, तो वैसे केसेस में कई बार दवाइयाँ बंद की जा सकती है थोड़े टाइम के बाद। इसके लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में डिस्चार्ज के बाद पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में आना ज़रूरी है, और दवाइयाँ धीरे धीरे करके थोड़े टाइम में कम भी की जा सकती है ऐसे पेशेंट्स में। अब बात करेंगे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के बारे में। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में बेसिकली इको वाइज आपको हार्ट का पंप फंक्शन तो नॉर्मल मिलेगा, लेकिन हार्ट का टिश्यू इतना ज़्यादा रिजिड या सख्त हो जाता है कि वो ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इस वजह से इको वाइज आपको हार्ट का पंप फंक्शन अच्छा मिलेगा, लेकिन लंग्स में बार बार पानी भरता है और सांस फूलती है व्यक्ति की। तो ऐसे लोगों में अगर हार्ट फेलियर का स्टैंडर्ड थेरेपी यानी यूरिन बढ़ाने की दवाइयाँ और बीपी कंट्रोल करने की दवाइयाँ ज़्यादातर यूज़ किया जाए तो इनको मैनेज किया जा सकता है। इसको डायग्नोज करने के लिए भी ईसीजी, इको, एंजियोग्राफी, एक्सरे, एंटीप्रोबीएनपी, यही सब टूल्स हैं जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में आते हैं। पर इन सब पेशेंट्स में थोड़ा डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार इको पूरी तरह नॉर्मल दिखता है, तो कई बार इसको बाकी फॉर्म्स ऑफ हार्ट फेलियर या दूसरी बीमारियों से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल पड़ता है, और कई बार ऐसे केसेस में मल्टीपल टेस्ट करने के बाद ही कंफर्म हो पाता है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है भी कि नहीं। अब बात करेंगे खराब सिनेरियो के बारे में, जिसे कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। कभी कभी हार्ट अटैक के सिचुएशंस में या कभी हार्ट का फेलियर बहुत ज़्यादा हो तो व्यक्ति का बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये एक खराब सिनेरियो है जिसमें ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें कार्डियोजेनिक शॉक तब डेवलप होता है जब हार्ट का पंपिंग इतना ज़्यादा खराब हो कि हार्ट बेसिकली बीपी जनरेट ही नहीं कर पा रहा हो। ये हार्ट अटैक के पेशेंट में 5 to 10% ऑफ द केसेस में होता है, पर अगर ये होता है तो ज़्यादातर पेशेंट्स में ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स नहीं बचते हैं। इवन बहुत अग्रेसिव थेरेपी और एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी 50% पेशेंट्स इसमें नहीं बचते हैं। इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स को वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ती है, अगर किडनी बराबर काम नहीं कर रही तो कई बार डायलिसिस की ज़रूरत भी पड़ती है। और कार्डियोजेनिक शॉक में अगर मल्टीपल नलियों के ब्लॉकेज या हार्ट अटैक की वजह से ऐसा हुआ हो तो एंजियोप्लास्टी से कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इवन सक्सेसफुल एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी 50% पेशेंट्स नहीं बचते हैं। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति का हार्ट फेलियर में बीपी बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो इसे बहुत खराब साइन मानते हैं, और ज़्यादातर इसमें ये मान के चलना चाहिए कि अगर बीपी कम हो गया है, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, किडनी फेलियर पे चला गया है या बॉडी ठंडी पड़ रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादातर बहुत अग्रेसिव थेरेपी करने के बावजूद भी बचा पाना मुश्किल पड़ता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स नहीं बच पाते एक बार वो कार्डियोजेनिक शॉक में चले जाए। तो अगर कोई रिवर्सिबल कॉज हो तो उसको करेक्ट करने से कई बार पेशेंट्स को बचाया जा सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे हार्ट फेलियर को कैसे दो चीज लंग्स की बीमारियों से या एम्बोलिज्म की बीमारियों से डिफ्रेंशिएट करने के कैसे किया जाता है। बेसिकली लंग्स भी अगर किसी का सडनली फेल हो या लंग्स में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो या कई लंग्स की बीमारियां जैसे लंग्स में हवा वगैरह भर जाए तो भी सडनली सांस फूल सकती है। ऐसे लोगों को बेसिकली वही ईसीजी, इको, एक्सरे, एंटीप्रोबीएनपी इसी तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उसमें हार्ट का बीमारी है या लंग्स की बीमारी है। और ज़्यादातर ये सारे पैरामीटर्स अगर अपना हार्ट की तरफ पॉइंट करते हैं तो हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डायग्नोस्टिक डिलेमा होता है तो कई बार लंग्स का सीटी स्कैन करके इसको इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि ये दोनों बीमारियों में सांस लोगों की फूलती है तो इसलिए कई बार क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल रहता है। तो ये सारे टेस्ट इसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक बीमारी जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी एक सेपरेट टॉपिक किया है, उसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्ट से लंग्स में जो नली जाती है उसमें सडनली क्लॉट भर जाता है, तो इसकी वजह से हार्ट से लंग्स में ब्लड नहीं जा पाता है और सैचुरेशन कॉम्प्रोमाइज होता है। ज़्यादातर इसको इको के बेसिस पर डायग्नोज किया जा सकता है। ऐसे केस में एक्सरे हमेशा नॉर्मल जैसा ही दिखेगा और एक डी डाइमर करके पैरामीटर है वो ज़्यादातर पॉजिटिव आता है, जिसके बेसिस पे हम इसको सस्पेक्ट करते हैं और बाद में सीटी स्कैन करके कंफर्म कर सकते हैं। ऐसा होने पर खून पतला करने की दवाइयाँ देने पर पेशेंट की जान को बचाया जा सकता है। एक बीमारी है जिसे कार्डियक टैम्पोनेट बोलते हैं, जिसमें हार्ट के चारों जो झिल्ली है उसमें पानी भर जाता है और हार्ट पर दबाव पड़ने की वजह से हार्ट बंद होने लगता है। इसमें भी हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं, पर इसको इको के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना बहुत ईजी है। ज़्यादातर ऐसे केसेस में इको कार्डियोग्राफी अगर आप करते हैं तो इजीली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ऐसे लोगों में ईसीजी और एक्सरे से भी थोड़ा अंदाज मिल सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली हार्ट फेलियर जो भी व्यक्ति का हार्ट वीक है या कमज़ोर है वैसे व्यक्ति को सडन हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे सिनेरियो में क्या हॉस्पिटल्स में और क्या घर पे मैनेजमेंट किया जाता है वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है। हमने ये भी डिस्कस करने का कोशिश किया है कि डायलिसिस और वेंटिलेटर की कब ज़रूरत पड़ती है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इनको कब डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं करने को। ये डिस्कस करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि पेशेंट्स इस बारे में जब भी डॉक्टर्स हार्ट फेलियर के बारे में बात करते हैं तो पेशेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या मैनेजमेंट करना है, किस तरह से
पेशेंट को डील करना है उन्हें समझ में नहीं आता, कितना देर तक थेरेपी को कंटिन्यू करना है और कब थेरेपी को स्टॉप करने की ज़रूरत है ये उनको समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैनेजमेंट करने में कई बार दिक्कत होती है। अगर आपको ये बीमारियों के बारे में प्रॉपरली पता रहेगा तो आप डॉक्टर के साथ प्रॉपरली बीमारी को डिस्कस कर सकेंगे और मैनेजमेंट में कोऑपरेट कर सकेंगे, सहभागी बन सकेंगे। हमारे चैनल का भी बेसिक पर्पज़ ये है कि हम पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को बीमारियों के बारे में अवेयर करना चाहते हैं ताकि वो अपने डॉक्टर्स के साथ बेटर डिस्कस कर सके, डिजीज़ को बेटर मैनेज कर सके और हार्ट रिलेटेड या बीमारियों के बारे में, इस तरह के डिजीज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ डॉक्टर्स पर या अपने फ्रेंड्स पर डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कई बार आधी पड़ती इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि कई बार गलत भी होती है, जिससे मैनेजमेंट में कई बार तकलीफ भी आ सकती है। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके कंटेंट को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।